नमस्कार दोस्तों, 5 जनवरी 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? तो भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा से रिलेटेड जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट आज हियर करेगा। आज 5 जनवरी है। फिर श्रीलंका की कैबिनेट ने ये जो त्रिनकोमाली टैंक फार्म डील है इसको अप्रूवल दे दिया है। तो ये टैंक फार्म डील क्या है इसको यहाँ पे समझेंगे। फिर गोल्ड के इंपोर्ट के लिए इंडिया ने 2021 में $55.7 बिलियन खर्चे हैं। ठीक है, आप कह सकते हो पिछले 10-15 सालों में सबसे बड़ा अमाउंट है ये। फिर वर्ल्ड ब्रेली डे 2022, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर इंटेल एजेंसी, राज्य की इंटेल एजेंसी अपना इंटेलिजेंस डाटा केंद्र की सरकार के साथ शेयर नहीं कर रही है ऑन द MAC प्लेटफॉर्म, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर काम करता है। इससे रिलेटेड एक न्यूज है, इसको देखेंगे। और ये बुकारेस्ट 9 ग्रुप क्या है इसको यहाँ पे समझेंगे। तो इतनी न्यूज मैं यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर अर्जेंट हियरिंग ऑफ EWS कोटा केस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो भाई, अर्जेंट हियरिंग ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा केस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने इंडिकेट किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अर्जेंटली लिस्ट करने की कोशिश करेगा और बातचीत करेगा इस EWS कोटा वाले केस के ऊपर। एक्चुअली में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, इन्होंने कोर्ट के सामने सबमिट किया कि दिल्ली में डॉक्टर्स का एजुकेशन हो रहा है और जल्दी से जल्दी इन एजुकेशन के ऊपर हमें कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ये 5 दिन पहले की न्यूज है लगभग। दिल्ली में डॉक्टर सड़कों पे उतर आए थे। और क्यों उतर आए थे? पुलिस से उनका स्कफल भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करते हुए जा रहे थे। और उसका रीजन ये था कि नीट PG की काउंसलिंग में डिले हो रहा है, नीट पोस्ट ग्रेजुएट की काउंसलिंग में डिले हो रहा है, इसके लिए ये डॉक्टर सड़कों पे उतर आए थे। देखिए, अगर आप देखो तो नीट की काउंसलिंग नवंबर 2021 में ही होनी थी, लेकिन चूंकि EWS कोटा के क्राइटेरिया को लेके कुछ सवाल उठ रहे थे तो उस समय पे सरकार ने नीट की काउंसलिंग को थोड़ा डिले कर दिया। तो अब वो इतना डिले हो गया कि अब हम लोग जनवरी 2022 में पहुंच गए और अब तक काउंसलिंग का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि भाई 29 जुलाई 2021 को, देखिए इस पूरे फिगर में आपको टाइमलाइन दिखेगी, 29 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट ने इशू किया कि जो नीट PG के एडमिशंस हैं इसमें जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें OBC का भी 27% कोटा लगेगा और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी लगेगा। ठीक है। पहले जो ऑल इंडिया कोटा था आपका नीट PG का, उसमें रिजर्वेशन नहीं लगता था। अब OBC रिजर्वेशन भी लग रहा था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी लग रहा था। अब इस पर्टिकुलर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारी पिटीशन फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक और मुद्दा उठा दिया कि आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट देने के लिए जो पैसों की लिमिट रखी है वो रखी है 8 लाख रुपए। ये 8 लाख आपने कौन से हिसाब से रखा है? तो सरकार थोड़ी सख्ते में आई। सरकार ने बोला कि ठीक है, हमको थोड़ा समय दीजिए, अभी के लिए हम नीट की काउंसलिंग को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, हम एक कमिटी बना के जल्दी ही इस क्राइटेरिया को रिविजिट करेंगे। एक कमिटी भी बनाई गई, उस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर को सबमिट की और बोला कि जो 8 लाख का क्राइटेरियन है ये बिल्कुल सही है। ये जो कमिटी बनाई गई थी ना, ये सरकार के द्वारा, इसमें अजय भूषण पांडे साहब थे, फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रोफेसर VK मल्होत्रा थे, मेंबर सेक्रेटरी ICSSR, संजीव सान्याल थे, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर को सबमिट की और बोला कि 8 लाख जो हमने इनकम लिमिट रखी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ये 8 लाख की लिमिट बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ओवरऑल सरकार ने इस 8 लाख की जो लिमिट थी कोटा, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का बेनिफिट उठाने के लिए जो पैसों की लिमिट थी, इसको रिविजिट किया। और रिविजिट करने के बाद पाया कि नहीं भाई, हमने जो 8 लाख की लिमिट रखी है ये बिल्कुल अभी के लिए सही रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है 5 जनवरी को। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या बोलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर। मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है कि जो 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा है जो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू आया था, ये किस बेसिस पे आया है? रिजर्वेशन तो हमेशा से सोशल डिसएडवांटेज के बेनिफिट पे दिए गए, तो यहां पे तो सिर्फ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के बेनिफिट पे आप कोटा दे रहे हो। तो इस बात को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके और ये जो EWS कोटा के लिए 8 लाख की लिमिट रखी गई है
इन दोनों ही चीजों को कंबाइंड मिला के जल्दी ही अपना डिसीजन देगा और हमें ये पता चल जाएगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, और अगर रहने वाला है तो 8 लाख की लिमिट के हिसाब से रहने वाला है या किस हिसाब से रहने वाला है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलेगी। जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन, और जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है स्टेट्स टोल्ड टू शेयर इंटेल ऑन कॉमन ग्रिड। देखिए, हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसकी एक ऑनलाइन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है। इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। इस मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म को कब बनाया गया था? तो भाई इसको बनाया गया था कारगिल वॉर के बाद 2001 में। ठीक है, अब इस मल्टी एजेंसी सेंटर के अंदर ना केवल केंद्र की सरकार की एजेंसीज हैं, राज्य की सरकारों की भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। और अभी एक रिसेंटली हाई लेवल मीटिंग में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सारे स्टेट से ये बोला कि भाई राज्य की सरकारें अपना काउंटर टेररिज्म का डाटा एमएसी पे सबमिट क्यों नहीं कर रही हैं। अगर देखा जाए तो इस मल्टी एजेंसी सेंटर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, इसके ऊपर बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग, आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस हैं, जो कि रियल टाइम में अपना इंटेलिजेंस डाटा एमएसी पे शेयर करती हैं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि राज्य की सरकारें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं अपना काउंटर टेररिज्म डाटा शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो यही सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टेररिज्म को टैकल करने के लिए सही समय पे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई राज्य की सरकारें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इस मल्टी एजेंसी सेंटर पे अपने लेवल का काउंटर टेररिज्म डाटा क्यों नहीं फीड कर रही हैं, इस बात को लेके यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर पे लगभग 400 साइट सिक्योर्ड साइट्स कनेक्टेड हैं, लेकिन राज्य की सरकारों के बिहाफ पे एक रिलेक्टेंस है। ठीक है, और इस रिलेक्टेंस के बारे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2020 में भी बातचीत की गई है। तो जो एमएसी सेंटर है ना, मल्टी एजेंसी सेंटर, ये केंद्र की सरकार का, इसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप कह लीजिए, जिसको आप सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर बोलते हो, हर स्टेट के अंदर खुला हुआ है। और इन सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर जो कि हर स्टेट के अंदर खुला हुआ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई स्टेट के लेवल की जो काउंटर टेररिज्म इंफॉर्मेशन हो उसको रेगुलर बेसिस पे सेंटर वाले एमएसी में अपडेट किया जाए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे रॉ हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, इन सबको सही समय पे पता चलता रहे कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, ताकि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा सके, एनालिसिस की जा सके और सही समय पे टेररिज्म को रोकने के लिए स्टेप्स लिए जा सके। क्योंकि आगे आने वाले समय में सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं और हमारे सामने बहुत से इश्यूज हैं। टेररिज्म के साथ साथ ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, टेरर फाइनेंसिंग, नार्को टेररिज्म, क्राइम टेरर नेक्सस, साइबर स्पेस का इलीगल यूज, मूवमेंट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए देयर नीड्स टू बी बेटर कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी अमंग सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक न्यूज थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए तो एक रेप्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसके चीफ हैं डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर भी हैं। और अगर आप देखो तो काउंटर इंटेलिजेंस टेररिज्म में इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो 1968 तक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस भी देखता था, फॉरेन इंटेलिजेंस भी देखता था, लेकिन बाद में बन गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास काम चला गया फॉरेन इंटेलिजेंस का। डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का काम आ गया आईबी के पास। अभी के लिए आईबी और रॉ, इन दोनों से ज्यादा एक ताकतवर एजेंसी बन चुकी है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन से एक्ट से बनी, कब बनी, क्या उसका रोल है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप पता करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया स्पेंट रिकॉर्ड $55.7 बिलियन ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स इन 2021। देखिए 2021 में भारत ने $55.7 बिलियन का गोल्ड इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया है, और आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा जंप है, पिछले साल से दुगने से भी ज्यादा। 2021 में जो इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल आया था वो था $22 बिलियन। लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल था वो था 2011 में $53.9 बिलियन, और इस साल कितना हो गया, मतलब 2021 में कितना हो गया, $55.7 बिलियन। 2021 में टोटल 1050 टन इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया। 2020 में 430 टन इंपोर्ट किया गया था। 2020 के डाटा इतना कम इसलिए जो कि कोरोना का लॉकडाउन लगा था, तो शादियां वगैरह ज्यादातर कैंसिल हो गई थी या पोस्टपोन हो गई थी, उसके चलते गोल्ड कम इंपोर्ट हुआ।
और इनफैक्ट 2020 में गोल्ड के दाम बढ़ भी बहुत गए थे, अब स्टेबलाइज हो गए। फॉर एग्जांपल अगस्त 2020 में गोल्ड के दाम थे 56,191 पर 10 ग्राम, जो कि मार्च 2021 तक स्टेबलाइज होकर पहुंच गए हैं 43,320 पे। ठीक है भाई, तो ये है आप कह सकते हो गोल्ड के इंपोर्ट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन। गोल्ड का दाम कैसे वैल्यू किया जाता है, देखिए सप्लाई डिमांड, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है वहां पे गोल्ड की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर डिमांड तो नो डाउट ज्यादा है, सप्लाई की बात की जाए तो गोल्ड एक स्कार्स कमोडिटी है और नेचुरल रिजर्व्स जो हमारे हैं इंडिया के अंदर गोल्ड के वो कम होते जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर से जो गोल्ड माइनिंग करके निकाला जाता है उसकी क्वांटिटी साल दर साल कम होती जा रही है। तो ज्यादातर केसेस में हमको गोल्ड इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब इंपोर्ट करने की जब बात आती है तो इंपोर्ट के रेट्स समझ गए। इंडिया के अंदर ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो बाहर से गोल्ड इंडिया के अंदर आ रहा है, तो कौन से रेट पे आ रहा है, तो बाहर क्या सिचुएशन चल रही है, यूएस डॉलर की क्या वैल्यू है। क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी है और सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ट्रेडेड करेंसी कौन सी है इंटरनेशनल करेंसी ट्रेड के लिए, वो है यूएस डॉलर। तो ज्यादातर जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, मान लो इंडिया ने गोल्ड खरीदा किसी बाहरी कंट्री से, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पेमेंट इंडिया किस में करेगा, यूएस डॉलर में करेगा। तो यूएस डॉलर के कन्वर्जन रेट पे भी बहुत हद तक गोल्ड की कीमत डिसाइड होती है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत हद तक मैटर करते हैं। तो मान लो यूएस को किसी एक ऐसी कंट्री से गोल्ड खरीदना जिसके साथ रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं लेकिन गोल्ड वहां पे सस्ता मिल सकता है, तो वो कंट्री ऑब्वियसली बात है यूएस को गोल्ड महंगा बेचेगी, फिर यूएस से दूसरी दुनिया में और महंगा जाएगा। तो इसके चलते भी इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत, फॉर एग्जांपल अब यूएई में मान लो बहुत सारा गोल्ड है, अब इंडिया वालों को यूएई से गोल्ड खरीदना है, अगर यूएई हमको फेवरेबल कंडीशंस पे गोल्ड बेच रहा है तो गोल्ड के दाम कम रहेंगे, अगर यूएई महंगा बेच रहा है तो हमारे यहाँ पे गोल्ड के इंपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे। तो बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे प्ले पे रहते हैं गोल्ड के दामों को डिसाइड करने के लिए। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज, वर्ल्ड ब्रेले डे 2022। हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेले डे मनाया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई ब्रेले एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो विजुअली इंपोर्ड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए पढ़ना लिखने के लिए जो साधन है उसको आप कह सकते हो ब्रेले। ब्रेले एक्चुअली में ब्रेले डे लुइस ब्रेले की बर्थ एनिवर्सरी है। 1809 में ब्रेले का इन्वेंशन किया था लुइस ब्रेले ने और नवंबर 2018 में 4 जनवरी को फर्स्ट ब्रेले डे मनाया गया। देखिए नवंबर 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया कि 4 जनवरी विल बी द वर्ल्ड ब्रेले डे। पहली बार इसको मनाया कब गया, 2019 में। और 4 जनवरी क्या है, बर्थ डेट ऑफ लुइस ब्रेले। लुइस ब्रेले ने ही ये रिटन लैंग्वेज बनाई है ब्लाइंड लोगों के लिए। लुइस ब्रेले खुद ब्लाइंड थे, हालांकि ये पैदा ब्लाइंड नहीं हुए थे, ये पैदा बिल्कुल इनकी आंखें एकदम सही थी, लेकिन बाद में जब ये अंधे हो गए तो उन्होंने इन्वेंट किया ब्रेले। एक फ्रेंच एजुकेटर थे। एक्चुअली में ये अपने फादर की हार्नेस मेकिंग शॉप में काम कर रहे थे। उस शॉप में एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया, एक ऑल से ये लेदर में छेद कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो ऑल इनकी आंख में लग गया, एक आंख में चोट आई, इन्फेक्शन दोनों आंखों में फैल गया, ये अंधे हो गए। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और ब्रेले नाम की भाषा को यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट किया। इस ब्रेले नाम की भाषा में 6 डॉट्स के दम पे सारे अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स बना दिए जाते हैं। कुछ इस प्रकार का है, देखिए यहाँ पे डी ब्रेले में कुछ इस प्रकार से दिखता है, क्यू ब्रेले में कुछ इस प्रकार से दिखता है, समझ गए। तो ब्रेले में डॉट्स के आधार पर और मैक्सिमम 6 डॉट्स के आधार पर सारे न्यूमेरिकल्स और अल्फाबेट बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था यहाँ पे लुइस ब्रेले का, जिसके दम पे आज के जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं। इंडिया में एज ओल्ड डेफिनेशन ब्लाइंडनेस की बदल दी गई। इंडिया में अगर पूछा जाए कि भाई कोई ब्लाइंड पर्सन है तो क्या इसकी डेफिनेशन है, तो 1976 में इंडिया ने बोला एक पर्सन जो 6 मीटर की दूरी पे जो फिंगर्स है उनको काउंट नहीं कर सकता वो ब्लाइंड है। फिर इसको थोड़ा चेंज किया गया और बोला कि एक इंसान जो 3 मीटर की दूरी के फिंगर्स को काउंट नहीं कर सकता वो ब्लाइंड है। तो मतलब हमने ब्लाइंड की डेफिनेशन को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। अगर आप मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करोगे तो मिडिल इनकम कंट्रीज में जो ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस है वो हाई इनकम कंट्री के 4 गुना है। मतलब हाई इनकम कंट्री में ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस कम है, मिडिल इनकम कंट्री में ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस ज्यादा है। जीएस पेपर 1 इंटरनेशनल न्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बुकारेस्ट 9 ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब ने बुकारेस्ट 9 के साथ बातचीत की। बातचीत किस बारे में हुई कि जो यूक्रेनियन बॉर्डर के पास रशियन फोर्सेस हजारों की क्वांटिटी में खड़ी हैं,
तो कैसे यूक्रेन को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे यहां पे नाटो मिलकर कलेक्टिव डिफेंस दे सकता है। बुकारेस्ट 9 में आता कौन कौन है? पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, एस्टोनिया। ये जो बुकारेस्ट 9 नाम का ग्रुप था ये बनाया गया था 2015 में, ठीक है। रोमानिया और पोलैंड के इनिशिएटिव पे ये बुकारेस्ट 9 ग्रुप बनाया गया था। इसको B9 ग्रुप भी बोला जाता है। कब बनाया गया था? 2014 के लगभग। 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था किसने? रशिया ने। यूक्रेन के पास था क्रीमिया, रशिया ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो B9 ग्रुप ने इसको काफी कंडेम्ड किया, ठीक है। B9 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि पहले सोवियत यूनियन के अंदर आती थी या सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आती थी। अब ये B9 कंट्रीज चाहती हैं कि रशिया एक लिमिट से ज्यादा डोमिनेंट ना हो जाए, और ये जो B9 कंट्रीज हैं, जो आपका यूएस है, जो यूरोपियन यूनियन है, उसको यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री लगती है, क्योंकि यूक्रेन इज अ सॉर्ट ऑफ बफर बिटवीन यूरोप एंड रशिया। रशिया को अगर यूरोप तक पहुंचना है लैंड के रास्ते से तो यूक्रेन बीच में आता है। तो अगर यूक्रेन ताकतवर होगा तो रशिया एक लिमिट से ज्यादा यूरोपियन यूनियन में इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए कंट्रीज चाहती हैं कि यूक्रेन ताकतवर रहे, और यूक्रेन को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे B9 ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। तो इस B9 ग्रुप ने रशिया के कंटेक्स्ट में लेके यूक्रेन को बचाने के लिए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बातचीत की है। एक और टॉपिक है लिथुआनिया वर्सेस चाइना का। रिसेंटली लिथुआनिया ने क्या किया था कि ताइवान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस में खोलने दिया। इस बात को लेके चाइना बहुत नाराज हो गया। तो ये जो B9 कंट्रीज हैं, इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से बोला कि हमें लिथुआनिया की मदद करने की भी जरूरत है। लिथुआनिया एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुपर पावर के साथ सीधे सीधे पंगा ले रही है। तो B9 की, यूरोपियन यूनियन की और यूनाइटेड स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमसे जो हो सके वो मदद हम लिथुआनिया को दें, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से लिथुआनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है, इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, बुली करने की कोशिश कर रहा है। और लिथुआनिया वन ऑफ दोज कंट्रीज है जिन्होंने ओपनली डेयरिंग तरीके से चाइना को पीछे ढकेला है। लिथुआनिया ने ओपनली ये बोला था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की जो ऑटोक्रेसी और बीजिंग का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, ये लिथुआनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सोचिए, लिथुआनिया जैसी छोटी सी कंट्री ऐसा बोल सकती है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी मिलिट्री होकर भी ऐसा नहीं बोल पाता है। हालांकि अब थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमारे लीडर्स ने बोलना शुरू कर दिया है, बट ओपनली जिस हद तक लिथुआनिया गए हम नहीं गए, ठीक है। तो ये है आपका लिथुआनिया का नक्शा। एक बात और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, इस मैप से मैं भी आपको बता सकता हूं लिथुआनिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज लिथुआनिया के साथ बॉर्डर लगाती हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया है। मैप खोलिए, देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है श्रीलंका कैबिनेट क्लियर त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील। तो भाई त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील इंडिया के साथ साइन हुई है श्रीलंका की। अगर देखा जाए यहां त्रिंकोमाली के पास टोटल 99 टैंक्स है, ठीक है, 99 टैंक्स है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स थे, ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे जब श्रीलंका उनके कंट्रोल के अंदर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। एक रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह की जो ब्रिटिश की नेवी की शिप्स है वो यहां पे अपने आप को रिफ्यूल कर लेंगे। त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म के बगल में त्रिंकोमाली पोर्ट है जो कि एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है भाई। अब ये बहुत साल पुराने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1945, 1939 से 1945। अब हम 2021 में 2022 में पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 100 साल पूरे हो रहे हैं इन टैंक्स को। ये टैंक काफी पुराने हो गए, तो इनको रिफर्बिश करने की जरूरत है। इनको फिर से थोड़ा सा मतलब रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। काफी पुराने हो गए, मरम्मत की जरूरत है। इस मरम्मत में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। अब इस मरम्मत की बात पिछले 35 सालों से करी जा रही। इंडो लंका अकॉर्ड में भी इस मरम्मत की बात करी गई थी और ऐसा बोला गया था कि इन त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को रिस्टोर किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर के अंदर। लेकिन 2003 के बाद चीजें एकदम धीमी हो गई। इंडिया की जो कॉर्पोरेशन है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जिसका नाम है लंका आईओसी। अब ये लंका आईओसी यहां पे कुछ एग्रीमेंट साइन करके आई है। पहली बात तो जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म है ये चाइना बे में है। 99 स्टोरेज टैंक्स है। चाइना बे का अगर देखो तो कहां पे, श्रीलंका के नक्शे में देखेंगे तो ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, यहां पे आपको त्रिंकोमाली नजर आ रहा है। इस प्रकार की वाटर बॉडी बीच में इनक्लोज्ड है। क्या बोलते हैं इस वाटर बॉडी को बताओ? और
ये जो चाइना बे इधर आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये चाइना बे है। ओवरऑल इस तरीके की लैंड बॉडी है, इसके बीच में समुंदर है और यहाँ कहीं पे त्रिनकोमाली है। ठीक है भाई, तो इधर ही है ये आपके 99 टैंक फार्म। ठीक है, टैंक से बने हुए हैं यहाँ पे। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये टैंक है। 1 टैंक, 2 टैंक, 3 टैंक, 4 टैंक, 5 टैंक, ऐसे 99 टैंक्स हैं यहाँ पे। इन टैंक्स के अंदर तेल स्टोर हो सकता है। अंग्रेजों ये टैंक बना के गए थे। अब इन टैंक के डेवलपमेंट के लिए अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हुआ, 24 टैंक दिए जाएंगे श्रीलंका की कंपनी सेलॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को, 14 टैंक दिए जाएंगे इंडिया की कंपनी लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, और बचे हुए 61 टैंक, 14 और 24 कितने हो गए, 38, टोटल कितने हैं 99, बचे कितने 61, बचे हुए 61 टैंक्स आ जाएंगे त्रिणको पेट्रोलियम टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। इस त्रिणको पेट्रोलियम टर्मिनल पावर लिमिटेड में 51% ओनरशिप है सेलॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की और 41% ओनरशिप है लंका आईओसी की। और इस पूरे शेयरिंग फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। लंबे समय से न्यू दिल्ली और श्रीलंका के रिश्तों को लेकर कोई अच्छी बात नहीं आ रही थी। ये न्यू दिल्ली की एक माइलस्टोन है, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे जीता है। अब इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है श्रीलंका के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को लेके, उसको लेके जो श्रीलंका के नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे सिन्हला नेशनल फोर्सेस हैं, इनको हमेशा लगता है कि जैसे चाइना श्रीलंका के अंदर घुस के वहां के एसेट्स को कब्जा रहा है, उसी प्रकार से इंडिया भी श्रीलंका के अंदर घुस के उनके एसेट्स को कब्जाना चाहता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम श्रीलंका को डेवलपमेंट की भी जरूरत है। ठीक है ना, और इंडिया का जो मोडस ऑपरेंडी है वो चाइना जैसा एक्सप्लॉयटेशनिस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब श्रीलंका गए थे 2015 में, तो उन्होंने बोला था कि हम त्रिनकोमाली को एक रीजनल हब बनाना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर टैंक फार्म डील के साथ 2 और रीसेंट प्रपोजल साइन हुए इंडिया श्रीलंका के बीच में। अशोक लेलैंड को 500 नई बसेस प्रोवाइड करने का ठेका मिला है श्रीलंका को, और श्रीलंकन पुलिस फोर्स को 750 जीप्स प्रोवाइड करेगा कौन, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑब्वियस सी बात है, ये बसेस और जीप दान धर्म फ्री में नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, इसके लिए प्रॉपर पैसा आएगा श्रीलंका की तरफ से। ठीक है भाई, तो जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाइएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई करंट अफेयर्स की न्यूज हो जो कि मैंने ना कवर की हो, उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एडिटोरियल भी देख लीजिएगा आज का, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।